देखो, सुनो मेरी बात। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल वाली क्लास में? कहाँ तक पढ़ लिया था? कल वाली क्लास जब हम पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि निर्यात हम कौन कौन सी वस्तुओं का कर रहे हैं। दो प्रकार की वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं हम, एक तो परंपरागत वस्तु है, एक गैर परंपरागत वस्तु है। आज इंपॉर्टेंट फैक्ट दूंगा मैं दो चीजों से रिलेटेड। एक प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो हमारा कृषि था उसके उससे रिलेटेड फैक्ट दूंगा, और जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र यानी जिसे हम उद्योग बोलते हैं उससे रिलेटेड फैक्ट दिए जाएंगे तुम्हें। फैक्ट ही आज बहुत ज्यादा समझना ही बात है, और इन पर डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी खास बात है इन फैक्ट को तुम कहीं भी यूज कर सको, और शुरू से लेकर लास्ट तक के फैक्ट, और थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाएंगे। पहले नंबर पर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट देंगे तुम्हें। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, कृषि से संबंधित फैक्ट देंगे। ये कृषि है हमारे पास, कृषि से संबंधित आंकड़े, तो कृषि से संबंधित आंकड़े देंगे तुम्हें। और जो कृषि से संबंधित आंकड़े होंगे वे कौन से क्षेत्र में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। और जो उद्योग से संबंधित आंकड़े होंगे कौन से क्षेत्र में आएंगे? अच्छा, पर्यटन से सॉरी परिवहन से संबंधित जो आंकड़े होंगे, पर्यटन परिवहन से संबंधित आंकड़े होंगे कौन से क्षेत्र में आएंगे? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे आंकड़े देंगे तुम्हें, कुछ योजना और स्कीम का नाम भी बताएंगे तुम्हें, क्योंकि पूछे जा सके पेपर में, जो लेटेस्ट, ठीक है, जो पूछे जाने चाहिए। पहले नंबर पर समझ लो, जब भारत आजाद हुआ था ताजा ताजा, तो भारत की जो जीडीपी थी, जीडी सुन लो, ये नहीं पूछे जाने का, लेकिन बता रहा हूँ फिर भी पता होना चाहिए तुम्हें। भारत की जीडीपी यानी भारत जितना ही पैसा कमा रहा, भारत के जब देख लो तब की बात, जब भारत आजाद हुआ ना ताजा ताजा, यूज कर सको तुम इस आंकड़े को कहीं भी। अभी कुछ दिनों बाद मेंस लिखना शुरू करोगे ना, सही बात है, तो उसमें इस आंकड़े को यूज भी कर सको, इसलिए काम क्या है, ठीक। आ जाओ, जब भारत ताजा ताजा आजाद हुआ तो 1947 में, 1947 की बात बता रहा हूँ तुम्हें, तो भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र का योगदान था, जो हमारा कृषि क्षेत्र है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर हो हमारा, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र का योगदान पता कितना था? कृषि क्षेत्र का योगदान था 56%। अब सोच लो तुम, 56%। वर्तमान समय में जो टर्सरी सेक्टर है, जिसे सेवा क्षेत्र, उसका योगदान 52-53% है। अब देख लो, जब हम आजाद हुए तो देश की रीढ़ की हड्डी ना कृषि था, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहते थे, आज भी कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है, आज तो सिर्फ सेवा प्रधान देश को हो, तो आज तो भारत की जीडीपी के अंदर सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा होगा ना, टर्सरी सेक्टर ज्यादा बूम कर रहा है। तो उसके बाद समझ गए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात यह कि 2021 का मैं तुम्हें आंकड़ा दे रहा हूँ, 2021 का आंकड़ा, ये तो 1947 का आंकड़ा। अब 2021 तक आते आते कृषि की हालत पता कितनी बुरी होगी, इतनी बुरी हो चुकी जो ना भारत सरकार को केवल 19% ही पैसे कमा कर दे पा रहा है। यानी भारत अगर 100 रुपए कमाना है ना, तो भारत 100 रुपए में से यूं समझो 19 रुपए बस कृषि क्षेत्र से कमाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए सरकार ने इसे इग्नोर कर दी चली गई। 1991 की नीति के बाद तो ये समझ लीजिए बहुत बुरी तरह इग्नोर ही करा गया। उसके बाद पता क्या हुआ, 2022-23 का आंकड़ा दे रहा हूँ, और यही पूछा जाएगा 2022 और 23 का, 2022-23 का जो आंकड़ा वो देने चाह रहा हूँ, तुम देख लो। कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, जिसका योगदान 18.3%। अब सोच लो तुम 18, वही बता मैंने 18-19 के आसपास वेक्टर, 18.3%। अब सोच लो कितनी बुरी हालत है, कितनी बुरी हालत है। ये समझ लो कि 18.3% ही इसका योगदान है भारत की जीडीपी। भारत का जीडीपी अगर 100% मान लो ना, ये समझ जाओ 18 रुपए केवल एग्रीकल्चर से कमाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो इसलिए सरकार ने उसे इग्नोर कर दिया। यो आंकड़ा पूछा जा सको जो मैंने लास्ट में बताया, सही पता भी होना चाहिए एक छात्र को, ठीक, कि भारत की जीडीपी में वर्तमान समय में इसका योगदान है, कृषि क्षेत्र का इतना योगदान है केवल। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं। लगभग आधी आबादी, ध्यान से सुन लेना, भारत की लगभग आधी आबादी यानी 54% लोग आज भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। 54% के आसपास आज भी लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे कितने कमा कर दे पा रहा है? केवल 18 रुपए। अब सोच लो, भारत के अंदर, ये भारत है, भारत में आधी आबादी, कितनी आधी आबादी 54% के आसपास, ये आंकड़ा नहीं पूछने का, जो पूछेगा मैंने उसको स्टार लगा दिया। 54% के आसपास आज भी लोग एग्रीकल्चर में डोमिनेट कर रहे हैं। इतने लोगों की कृषि में जरूरत नहीं है, समझ में आई बात यार। ये सारे लोग ना कृषि में से निकल के सेकेंडरी सेक्टर में जाना चाहिए, द्वितीयक क्षेत्र में। ये सेक्टर हमारे यहाँ बूम नहीं कर पाया अच्छी तरह, ये भी तो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या हो रही। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही? इस कारण बढ़ रही क्योंकि हमारे यहाँ जो दूसरा क्षेत्र था ना वो फल फूल नहीं पाया, समझ में आई बात है। आगे चलते हैं, जो आंकड़ा पूछेगा मैं उस पर क्लिक करके चलूंगा, जो भी आंकड़ा पेपर में पूछा जा सके। उसके बाद अब बताओ 54%, और जो कृषि के द्वारा जो रोजगार मिल रहा है, कृषि में जो रोजगार मिल रहा है, कृषि में रोजगार मिल रहा है 42% लोगों को। सोच लो 42% लोगों, ये पूछने जाने का। क्यों बता रहा हूँ मैं तुम्हें? पता क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ, तुम मेंस में लिखने में एग्रीकल्चर में सारे पॉइंट काम आ जाएंगे तुम्हें, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक। आगे चलता हूँ धीरे धीरे, समझ निकल आगे ना, मैं बार बार थोड़ा ही समझाऊंगा फिर बात हो जाएगी। कृषि नीति कब आई?
नई कृषि नीति कब आई है? अभी एक नई कृषि नीति है, इसका सन पूछा जा सके तो ये बड़ी अच्छी बात है। कोरोना के बाद तुरंत हमने कोरोना के टाइम पे ही नई कृषि नीति लागू कर दी हमने 1991। देखो कभी 1991 तक आज तक नहीं ध्यान दिया गया था। 1991 2021 30 साल हो गए पूरे के पूरे। हम नई एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर आए 2021 में। तो पूछा जा सके नई कृषि नीति कब आई? जो नई है नई कृषि नीति, कृषि नीति कब आई? 2021 में। क्वेश्चन पूछा जा सके नई कृषि नीति, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आई 2021 में। समझ में आई बात है? अच्छा ये भी पूछा जा सकता तुमसे बताओ कि यूएनओ के द्वारा जो मिलेट है जो यानी मोटा अनाज जिसे बोलते हैं, पढ़ा था मैंने तुम्हें, मोटा अनाज या बाजरा वर्ष जिसे बोलते हैं, मिलेट वर्ष किसे बनाया गया? 2023 को बनाया गया। ये भी बताना चाहिए 2023 को कौन सा डे बनाया गया? अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष क्या दो, मिलेट वर्ष क्या दो? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और बताओ भैया कुसुम योजना के बारे में पता? कुसुम योजना किससे संबंधित है? जो ये 12 हो ना लगाई जा, उनमें जो लाइट आ गई वह सोलर पैनल था नहीं चाहिए लाइट वह। सही बात है, उससे संबंधित है। अगर पूछा जाता तो जो कुसुम योजना कौन सी? पीएम कुसुम योजना, वह बात लगा फैल होगी। सही बात है। देखिए खेत के अंदर खैली पड़ा रहा तो उसकी जगह जगह जब जिस तरह तुम पेड़ लगाओ तो पेड़ लगाने की जगह ना वहाँ सोलर पैनल लगा दो और उनसे भी बिजली बनेगी। अब बिजली तो फिर 12 चलेगा, फिर जाकर जब जाकर सिंचाई होगी। तो पीएम कुसुम योजना पूछा था तो इससे संबंधित है। ठीक, हाँ। अच्छा राष्ट्रीय किसान आयोग कब बना? राष्ट्रीय किसान आयोग, इसके लिए हमने पूरा का पूरा एक आयोग बना दिया। जब सरकार किसी चीज को लेकर आयोग बना हुआ ना कि समझ जाओ सरकार उस मुद्दे को लेकर बड़ी गंभीर है। तो मनमोहन सिंह की सरकार से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान ही राष्ट्रीय जो आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग उसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय किसान, हाँ राष्ट्रीय किसान आयोग। ऐसे सन भी पूछे जाओ कब बनाया गया था? तो 2004 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2004। याद रहिए बात है। अच्छा ये बताओ वर्तमान समय में 2022 23-24 में देख लो, 23-24 के अनुसार देखो कि जो एमएसपी है गेहूं पर कितना? वर्ष 1967 में पहली बार गेहूं पर जो एमएसपी था, एमएसपी क्या हो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य। जो न्यूनतम समर्थक मूल्य वो गेहूं पर वर्तमान समय में कितना चल रहा है? 1967 के दशक में एक क्विंटल गेहूं 54 रुपए का था कुल। 67 की बात बता रहा हूँ। 54 रुपए दे एक बोरी गेहूं की ले लो, एक क्विंटल गेहूं ले लो आराम से। अब 2125 रुपए एमएसपी, याद रखना बात है। कितना? 2023-24 का आंकड़ा दे रहा हूं। तो गेहूं का एमएसपी, गेहूं का एमएसपी कितना? 2125 रुपए। 2125 रुपए। ये कब के अनुसार है? 2023-24 के अनुसार, 23-24 के अनुसार ये आंकड़ा। ठीक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आंकड़े। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? कोई एक चीज और सुन लो। अगर हम ये पूछा जाना कृषि जलवायु प्रदेश कितने हमारे यहाँ से? कृषि जलवायु प्रदेश कितने? तो है 15। कितने कृषि जलवायु? सुन लो बहुत फैक्ट चाहिए बच्चों को। लो कृषि जलवायु वायु प्रदेश पूछे हमारे यहाँ से 15। याद रहिए बात है। इतने फैक्ट एग्रीकल्चर पता होना चाहिए। भूमि सुधार कब हुआ हमारे यहाँ से? कौन से सन में हुए भूमि सुधार? 1948 में। कब हुए भूमि सुधार? जो कानून बनाए गए कब बनाए गए? 1900। याद रखनी बात है। एक का नाम है हदबंदी, नाम सुना? हदबंदी। एक चकबंदी, नाम सुना? हदबंदी चकबंदी। हदबंदी में क्या हो पता? अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित कर दी जाए, एक व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी भूमि हो सके। और चकबंदी में क्या हो? छोटे छोटे खेत को मिलाकर बड़ा बड़ा खेत बनाया जाए। एक तो हदबंदी हो, एक चकबंदी हो। ये भूमि सुधार कानून ये बनाए गए 1948 में। सन पूछ लेने का उठाया। समझ में आई बात है? उसके बाद आ जाओ हमारे पास कुछ योजना चली जा रही, विभिन्न प्रकार की कृषि योजना चले जा रही। और ये कृषि योजना को कहीं काफी बार सन पूछे गए। कृषि योजना, विभिन्न प्रकार की कृषि योजना, विभिन्न प्रकार की कृषि योजना। तो विभिन्न प्रकार की कृषि योजना के अंतर्गत चले आओ
पहले नंबर पर देखो कृषि संबंधित ये योजना चल रही, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका पूछा जाए कब चलाई गई थी यार? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये चलाई गई थी 1 जुलाई 2015 को। मैंने इसका सन लिख दिया सीधा ताकि तुम कंफ्यूजन हो वहां से, समझ नहीं बात यार? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये तो पढ़े बच्चे छोटे छोटे फैक्ट, मैं तो भाई पूरा पढ़ा हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या हो, अभी मैं थोड़ा रोक रहा हूँ अपना पेपर का थोड़ा बैरियर। दूसरे नंबर पर जाओ, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चलाई गई 26 मई 2017 को, 26 मई 2017 याद रखिए बस, 26 मई छोड़ दियो। उसके बाद असम का एक जिला था धमाजी जिला, कौन सा? धमाजी, असम के जिले में चलाई गई थी असम। ये पूछे जा रहे हैं इसलिए तो बोल ले दिया मैंने बोर्ड पर आंकड़ा, असम के धमाजी जिले। तीसरे नंबर पर चले आओ, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीसरे नंबर पर बताओ कब चलाई गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चलाई गई है? यह चलाई गई 2016 के अंदर, इसलिए तो सन लिखवाए बार बार, जो गलती हो कहीं 15 कर दोगे कहीं 16 कर दोगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट एक ही जगह आएंगे सारे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट एक ही जगह आएंगे सारे। उसके बाद प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान, इसे हम आशा योजना कहते हैं, आशा योजना। ध्यान से सुन लेना, प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान ये चलाया गया सितंबर 2018 में। ये पूछा जाए आशा योजना कब चलाई गई? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, 2018 में। आंकड़े पूछे गए इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या नाम बताया मैंने? प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान, इसे बोलते हैं आशा योजना। आशा भोसले नहीं, आशा योजना। आशा भोसले जानो कौन? लता मंगेशकर की बहन का नाम आशा भोसले। हाँ, लता मंगेशकर का जो वो ना, लता मंगेशकर के नाम पे एक अवार्ड दिया जाएगा इसी साल मिला अमिताभ बच्चन को मिला। इससे पहले उसकी बहन को मिला था वो अवार्ड 2022 में। 2023 वाला जो अवार्ड मिला ना अमिताभ बच्चन को मिला है। लता मंगेशकर ऐसा करके कोई अवार्ड का नाम बताऊंगा तुमको जब अवार्ड पढ़ाऊंगा अभी। आशा योजना अगर पूछा जाए, आशा योजना कब चलाई गई? कृषि से रिलेटेड 2018 में चलाई गई। अच्छा, एक योजना हमारे यहाँ बहुत फेमस है जो चल रही है किसानों को लेकर। किसानों को ना पैसा बांटा जा रहा, पता तुम्हें? किसानों को 6,000 रुपए दे जा रहे एक साल में, 2,000 की किस्त चल। उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान, बोलो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। निधि का मतलब फंड, पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसके यह चलाई गई 2018 में। कब चलाई गई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब चलाई गई? 2018 में चलाई गई। कितने हजार रुपए दिए जा सकते? 6,000 रुपए दिए जा सकते 3 किस्तों में। 2019 में सभी किसानों के लिए चला दी गई है। एक और देखो, एक राष्ट्रीय ई बाजार योजना। मैंने पीछे जब उत्तराखंड का करंट अफेयर पढ़ाया था ना, उसको बताया था। तो राष्ट्रीय ई बाजार योजना, ई नाम जिसे बोलते हैं, वह चले थे 2016 में। बताया भी था मैंने तुम्हें 2016 में, ठीक। यूरिया नीति आई 2015 में। कब आई? नोट्स पर सब लिखा हुआ। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में। सोइल हेल्थ कार्ड चलाए, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करी जा सके कि मिट्टी के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स या पोषण है नहीं है कि पौधे इसके अंदर पैदा हो सके, फसल इसके अंदर पैदा हो सके नहीं हो सके। स्वयं प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। नोट्स पर सब लिखा हुआ। इतना डाटा याद करो, जल्दी नोट करो फटाफट से, स्पीड से जल्दी नोट करो, फिर आगे चल रहे हैं।
चलो चुप हो जाओ, बात ना करो, पॉइंट की बात पर जाओ। ए चुप हो जाओ। एक दो सवाल यहाँ से ही पूछ लो, कभी मुझे डर रहा हो। एक बार सरसरी निगाह तो देख लियो, उसमें नोट्स के अंदर लिखा हुआ। मैं तुमसे ही पूछता हूँ सवाल, जरा एक बात बताओ कर, एक चावल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? चावल के लिए, चावल की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? फिर वहां खोपड़ी खराब हो जाए पेपर में बैठ से, इसलिए मैंने पूरा एक पेज दे रखा है इसका, समझ गए? चावल के लिए चाहिए चिकनी मिट्टी, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स पर सब लिखा हुआ, याद रहेगी बात है। अब सवाल है इसमें कितनी वर्षा चाहिए? 150 सेंटीमीटर से ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से कम, इनमें से कोई नहीं। 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। 75 से लेकर 200 के सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए इसमें चावल की खेती के लिए, समझ गए? तो ऐसे सवाल ही पूछ लो, इसे ऐसी बदतमीजी को ना मैंने खत्म कर दिया। एक बार पेज देख लोगे समझ में आ जाएगा, 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो पेज को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुन इन्हें पूछेगा चावल की खेती के लिए कितना तापमान चाहिए। अब तुमसे सवाल पूछता हूँ, पहला ऑप्शन 34 सेंटीग्रेड से ज्यादा, दूसरा 40 से ज्यादा, तीसरा 30 से कम, चौथा 20 से ज्यादा। 30 से कम, 20 से लेकर 27 तक के तापमान चाहिए, 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ पेपर में पूछे हुए सवाल, समझ गए? एक और देख लो। अच्छा ये सवाल यही खत्म नहीं होता, सवाल ये भी है, बताओ मुझे पूरी दुनिया में जहां सबसे ज्यादा चावल पैदा हो रहे हो कौन सा देश है? अंदर चलो, कॉमन सेंस। हाँ, सबसे ज्यादा चावल प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, जब मैं प्रोडक्शन का नाम ले ना तो चुपचाप चीन पे चले जाते। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? चाइना के अंदर। दूसरे नंबर पर कहाँ हो रहा है? भारत में। अब सवाल है, जो बजाओ सवाल है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन हो कहाँ रहा? चावल सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पैदा हो रहा है? भारत में सबसे ज्यादा पैदा हो रहा है चावल पश्चिम बंगाल में। लेटेस्ट आंकड़े बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में। ठीक लगाना जाकर, आर्थिक समीक्षा के आंकड़े। ठीक, अब सवाल इतना ही खत्म नहीं हो जाता, सवाल यहाँ चलेगा कि जो सवाल ये चावल पैदा हो रहा है कौन सी नदी क्षेत्र में पैदा हो रहा है चावल? भारत में पता लग गया कहाँ हो रहा है पैदा चावल? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल के अंदर कहाँ पैदा हो रहा है? जो गोदावरी और कृष्णा है ना, उसके डेल्टा के आसपास के क्षेत्रों में, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा, हाँ उसके क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चावल पैदा हो रहा है। याद रखना बात। हाँ हाँ, गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है उसके आसपास के क्षेत्रों में ये चावल पैदा हो रहा है। एक अक्सान उसका नाम है कटक, वहां भी बहुत ज्यादा चावल पैदा हो। उड़ीसा में पड़ा ना, धान का कटोरा ही बोल लो सर। लेकिन चावल पैदा करने के मामले में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को मत लगाना। ठीक, बदतमीजी में रहना बिल्कुल भी, याद रहेगी बात। एक सवाल और पूछा जाए, जब चावल की बात आई गई तो आपने इतना बताया चावल के बारे में। चावल के लिए हमने ना रिसर्च करोगे, जहाँ चावल के बारे में रिसर्च करी जा, अनुसंधान करा जा, उसके लिए एक सेंटर बना रखा, नेशनल सेंटर है वो पूरे देश के अंदर जो चावल के बारे में। पूसा बासमती चावल का नाम सुना? पूसा बासमती, पूसा बासमती हुआ, सोना बासमती हुआ, सुनहरा चावल हुआ, गोल्डन राइस हुआ जिसे बोलते हैं, ये सारे चावल वहीं उसी लैब में बनाए जा। सही बात, इनकी बीज तैयार करे जा। अब चावल ऐसा भी आ रहा, पता कैसे चावल आ रहा है? बंजर मिट्टी के अंदर चावल पैदा हो जाएगा। सही बात है, उसकी जीन एडिटिंग करके बदल देगा उसे। भाई बंजर मिट्टी के अंदर पौधे नहीं उगते क्या? बंजर मिट्टी के अंदर बेर का पेड़ उगा, बेर नहीं जानते क्या? बेर का पेड़ उग रहा है, उसका जीन निकल लगा है, चावल के दाने के अंदर डाल लगा है और फीड कर देगा, उसके अंदर डाल लेंगे, उसके अंदर वही फसल पैदा हो जाएगी बिना पानी के। जिसका वहां बेरी का पेड़ उग सके, चावल भी तो उग सके, उसका नाम गोल्डन राइस रखा गया है। ठीक, तैयार हो रहा है अभी, समझ बात यार? ठीक, अभी बात चल रही है, समझिए। इसे छोड़ दो, एक काम करो, यदि सम बताओ राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां से? तो 4 ऑप्शन दूंगा तुमको। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां से? पहला ऑप्शन, ठीक, कॉमन सेंस यूज करना, पश्चिम बंगाल। दूसरा उड़ीसा कटक, तीसरा दिल्ली, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। सही आंसर कटक, कटक के अंदर ही बनाया गया। धान का कटोरा बोल लो सर, कॉमन सेंस यूज करते थे। बाजरे का अनुसंधान केंद्र कहां से? जहां बाजरा बनाया जा। 4 ऑप्शन दूंगा तुम। हाँ, बाजरा सबसे ज्यादा कहां से? बाजरे के लिए जहां रिसर्च करी जा रही, वो अनुसंधान केंद्र कहां बना हुआ, वो रिसर्च सेंटर कहां बना हुआ, जहां बाजरे के। अभी देखा ना हमारे मिलेट वर्ष बनाया गया, बाजरा वर्ष बनाया हमने 2023 को, इंटरनेशनल घोषित कर दिया था। तो
अब बाजरे के लिए 4 स्थानों का नाम बताऊंगा तुम्हें, चारों का नाम बताना तुम। इसमें तो बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ पैदा नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा बाजरे के लिए रिसर्च कहाँ हो रखी, अनुसंधान केंद्र कहाँ से उसका? पहले नंबर पर हैदराबाद, दूसरे नंबर पर चेन्नई, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, ध्यान से सुन लेना, चौथे नंबर पर नई दिल्ली। पहला ऑप्शन हैदराबाद है, सही ऑप्शन हैदराबाद। एक और आ जाओ, ये तो चावल के बारे में बात होगी, हो चुकी चावल के बारे में बात। अब चावल के बाद पता किस चीज के बारे में? गेहूं के बारे में। ये खास खास फसल है, समझ की बात, इनके बारे में पता होना चाहिए जरूर। ये तो कॉमन सेंस वाली फसल है। अगर तुम्हें भारत में रहना, चावल के बिना काम चल जाएगा? क्या होगा? अभी वो बता रहा कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी जायद की फसल है। इनमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होगा, ये भी मैं बता दूंगा, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, और सारी फसलों के नाम याद करवा के जाऊंगा, अभी याद भी करवा के जाऊंगा सारी। ठीक, मेरे पास सारा डाटा मौजूद है, डोंट वरी। पहले ये बताओ, चावल के बारे में इतनी बातें पता लग गई है, अगर मैं चावल के बारे में कुछ पूछूं बता दोगे? पक्का? बताओ चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ से? अच्छा, अब बाजरे का सबसे ज्यादा कौन से राज्य में चावल पैदा हो रहा है? 2023 का 22-23 का जो आर्थिक समीक्षा उसका आंकड़ा निकाल लगा है, और ऐसे ही पूछेगा सवाल, याद रहेगी बात है। उसके बाद चावल को पैदा करने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? चिकनी मिट्टी। ठीक, गर्म जलवायु चाहिए, याद रखना बात है, गर्म जलवायु। कौन सी जलवायु चाहिए चावल को पैदा करने के लिए? समझ में आई बात है। वर्षा कितनी चाहिए? अच्छा, तापमान अंदाजा लगा लो, तो तापमान 30 तक कम जाएगा, 20 से लेकर 27 के बीच, याद रहेगी बात है। गेहूं के बारे में बता दूं मुझे, गेहूं सबसे ज्यादा पहले सबसे ज्यादा चावल कौन से देश से पैदा हो रहा है? देश पूछा, देश नींद चढ़ रही है। गेहूं बताओ सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होगा? गेहूं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होगा? बताओ सबसे ज्यादा गेहूं पैदा कहाँ होगा? वो भी चीन। इसलिए कह रहा प्रोडक्शन के मामले में सबसे ऊपर हो। तुम्हारे यहाँ खेत में निकलेगी 10 बोरी, उनके यहाँ निकलेगी 20 बोरी, ऐसा ही बीज डाला अपने खेत में। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी। समझ गए बात है। पहले नंबर पर कौन है? चीन, और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत, गेहूं पैदा करने के मामले में। जब से हमारे हरित क्रांति हुई ना, हरित क्रांति का जनक किसे माना जा? विष्णु पूछ रहा है, नॉर्मन बोरलॉग को, याद रखना बात है। अगर भारत में पूछा जा, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन अभी डिलीट हुए, सही बात है, और अभी उन्हें भारत रत्न मिला, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर, भारत रत्न मिला उन्हें। MS स्वामीनाथन का AL24 करके कोई आलू की फसल है, उसमें बड़ा योगदान है उनका, आलू की फसल को बनाने में। उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम भूखे थे ना, उस टाइम पे उन्होंने देश को वो दिया जिसकी जरूरत थी, जब हम दूसरे के सामने हाथ पैसार रहे थे। ये MS स्वामीनाथन का योगदान है। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी आती है, उस रिपोर्ट को कहा गया था, उस पूरी रिपोर्ट को आज तक भारत में लागू नहीं करा गया। अगर वो MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट बनाई गई थी ना, सही बात है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसके में अध्यक्ष थे, और वह लागू कर दी जा तो हमारे किसान की बल्ले बल्ले हो जाएगी, मुंह जा जाएगी किसान की, और किसानों को खुश होना बड़ा जरूरी है। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, उनकी डिमांड भी आई है। नेक्स्ट, चलो बताओ, विश्व सबसे चावल पता लग गया कहाँ हो? चीन के अंदर। अच्छा, चावल दूसरे नंबर पर कहाँ हो? भारत के अंदर। वर्षा कितनी चाहिए चावल की गेहूं की खेती के लिए? कितनी वर्षा चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ऑप्शन दूं? पहला ऑप्शन है 60 से 70 तक, दूसरा ऑप्शन है 50 से 70 तक, तीसरा ऑप्शन है 80 से 90 तक, चौथा ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर से ज्यादा। आंसर 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए, ज्यादा वर्षा। अच्छा, चावल की फसल को ज्यादा वर्षा चाहिए कि गेहूं की फसल को ज्यादा वर्षा चाहिए? 75 से लेकर 2 सेंटीमीटर पानी चाहिए ना सर, चावल की खेती को पानी चाहिए। हाँ, याद रहेगी बात है। तापमान, गेहूं की फसल को तापमान कितना चाहिए? अच्छा, गेहूं कब बोया जा? नवंबर दिसंबर। और नवंबर दिसंबर तापमान कितना हो? 10 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखनी बात है। और गेहूं जो वो रबी की फसल है। किसकी? रबी की फसल कौन सी हो? जो नवंबर दिसंबर में बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, और अप्रैल मई में काट ली जाएगी, मार्च अप्रैल में काट ली जाएगी। ऐसी कौन सी फसल हो? गेहूं की फसल। एक उदाहरण है, लेकिन वहां गेहूं नहीं पूछता, कुछ और पूछे वहां।
खरीफ की फसल कौन सी हो, वे होगी जो मई जून में बोई जाएगी, सही बात या, और अक्टूबर नवंबर के आसपास काट ली जाएगी, याद रहेगी बात या। वे खरीफ की फसल हो। एक हो जायद की फसल जो जनवरी के आसपास बोई जाएगी और जो मई जून के आसपास काट ली जाएगी। ये भी पता, सारे पढ़ा जाऊंगा, सारी बता के जाऊंगा, सारी याद भी करवा दूंगा। इनमें बार बार कंफ्यूजन हो, एक दो सवाल इनका पक्का नहीं आना है। ठीक, पहले ही बताओ, इतनी बात समझ में नहीं आई। गेहूं के अंदर पता कौन सा प्रोटीन पाया जा, ग्लूटीन, ग्लूटीन प्रोटीन। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में गेहूं पैदा हुआ भारत के अंदर? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन यूपी, तीसरा पंजाब, पंजाब, तीसरा, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। सही आंसर है यूपी। अरे बदलते रहा है, इसलिए इनकी आंकड़े देखते रहा करो, जरूर नजर रखे करो। जो मेरा नोट्स है ना, आज इसे अच्छी तरह लिख लेना, साफ साफ करके। बात दो फसल के बारे में पता लगा तुम्हें? सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होगा? पूरे भारत दुनिया में कह रहा है। अरे दूसरे नंबर पर कह रहा है। तापमान कितना चाहिए? तापमान कितना चाहिए? 10 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आई बात? 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा तापमान कब रहेगा? नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में। और जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगा कौन सी फसल हो? रबी की। काट ली कब जाए? अब मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में काट ली जाए। याद रहेगी बात? ये रबी की फसल हो। ठीक, इनके बहुत सारे उदाहरण पढ़ने वाले आज हम। रबी के गेहूं, खरीफ के जायद की, रबी खरीफ जायद की। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, अन्य फसल जो के बारे में सुना था, जो इसमें तो नहीं याद करना नोट्स में कि सबसे ज्यादा जो कहाँ पैदा होगा। जो मैंने मन होता मोटे अनाज में होगा, नहीं जो वो मोटे अनाज में होगा, सबसे ज्यादा जो कहाँ पैदा होगा? जो सबसे ज्यादा यूपी में पैदा, जो। याद रहेगी बात है। हिमानी का नाम सुना है? ज्योति, हिमानी और ज्योति ना, जो की फसलों की बोलना। हाँ, ये इसकी किस्में। ज्वार, अबे ज्वार पा जाओ, क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सके, ज्वार के बारे में, ज्वार बाजरे के बारे में पूछा जा। ज्वार भी मोटे अनाज की कैटेगरी में होगा। सरकार पता क्या चाह रही? सरकार चाह रही हमारे देश के जो लोग है ना, सरकार को पता, सरकार के अधिकारियों को, पॉलिसी बनाने वाले को, सबको पता हमारे देश के लोग हो चुके बेवकूफ, पागल। कारण पता क्या है? इन्हें गेहूं चाहिए और चावल चाहिए, तीसरी चीज है नहीं इनकी थाली में। तो इनकी जो थाली ना, जो तुम खाना खा रहे, उसके अंदर पोषण की कमी, और पोषण खाली गेहूं और चावल तैयार रहने का। इंडिया के लोग इतने बदतमीज है ना, इंडिया के लोगों को देखा तो वो खाना खाने का स्टाइल, एक थाली लेकर बैठेंगे, उसके अंदर आधी थाली लेंगे, आधी थाली के अंदर ना पहले पूरा पहाड़ बनाएंगे चावल का, इतना बड़ा चावल का, अपने पेट ऐसे पेट बाहर आ जाएगा। कारण क्या है? चावल खाने का स्टाइल नहीं है। चाइना के लोग मंचूरियन स्टेट पढ़, मैंने तो बताया था ना पहले, एक मंचूरियन स्टेट पढ़ चाइना के पास। चाइना के लोग 2 स्टिंग लेंगे, ऐसा करके चावल खाओ, 2 छोटी छोटी स्टिंग लेंगे और ऐसा करके चावल खाओ, लकड़ी की हो, इतने चावल खाओ, इतने चावल बस। और इंडिया के लोग में पता क्या चावल खाओ? पूरा पहले थाली होगी, उसे 2 भागों में बांट लेंगे, एक तरफ दाल का पहाड़ होगा, सही बात है, तो दाल तो इस तरह फैल जाएगी जिस तरह झील होगा, और उसके पास एक पहाड़ खड़ा हुआ हो, पूरा का पूरा हिमालय पर्वत बना लेंगे। जब उन्हें घी लेना होगा ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा गड्ढा बनाएंगे, सही बात, ज्वालामुखी का निर्माण कर देंगे उसके अंदर ही तुरंत, सही बात है। फिर क्या करेंगे? सुन लो ध्यान लगा के, उसके बाद सुन लो, उसके बाद पता क्या करेंगे? उसके बाद आराम से बड़े प्यार के साथ दाल और चावल को ना मिला के उसकी खुदाई कर और उस पहाड़ का खनन चलेगा, खनन कर धीरे धीरे अंदर जाएगा। और फिर चम्मच पता क्या करेंगे? फेंक ना, चम्मच कुछ नहीं है, पुराने आदमी तो ऐसे थे, ऐसे खाते हाथ। इतने सारे चावल एक साथ लेके बैठेंगे। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोटापा भारत में बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा मोटापे का शिकार है भारत, सबसे ज्यादा। कारण क्या है? खाने का स्टाइल बेकार है। मेरी तरफ को देखो, मैं तो आज ठीक है, समझ में आया बात? पता लग गया ना? बड़े बदतमीज है भारत के लोग भी यार। बात ना करो, बात मत करो। बाजरे के बारे में जाओ, बाजरे के बारे में, बाजरा इंपोर्टेंट हो जा। गेहूं के बारे में मतलब, गेहूं के बारे में पढ़ लिया, चावल के बारे में पढ़ लिया, और बाजरा इंपोर्टेंट होगा क्योंकि पिछले साल बाजरा वर्ष बनाया, तो उसके बारे में जान लो थोड़ा थोड़ा। बाजरा, तापमान चाहिए बाजरा को
25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए? अच्छा मिट्टी कैसी चाहिए? बलुई मिट्टी, बलुआ मिट्टी, याद रहेगी बात ये। सबसे ज्यादा बाजरा कहां से पैदा हो रहा है? ऑप्शन दे रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा पेपर में। सबसे ज्यादा बाजरा कहां पैदा हो रहा है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा पंजाब, तीसरा ऑप्शन यूपी, चौथा ऑप्शन राजस्थान। सबसे ज्यादा बाजरा पैदा हो रहा है राजस्थान के अंदर। मक्के के बारे में जान लो थोड़ा। मक्के को चाहिए दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। सबसे ज्यादा मक्का पैदा हो रहा है आंध्र प्रदेश में, याद रखना बात है। अच्छा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का कहां पैदा हो रहा है? ऑप्शन दूं? पहला ऑप्शन ब्राजील, दूसरा ऑप्शन कनाडा, तीसरा ऑप्शन अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर साउथ अफ्रीका कह रहा हूं, चौथा यूक्रेन। चलो रहने दो। सबसे ज्यादा मक्का पैदा होगा ब्राजील के अंदर, कभी कभी कनाडा भी ऊपर चला जाता, ठीक है। इतना मक्का पैदा हो, वहां लोग वहां उसका ऑयल बना रहे, तेल बना रहे। नेक्स्ट, तिलहन। अच्छा सबसे ज्यादा भारत में बताओ, सबसे ज्यादा मक्का भारत में कहां पैदा हो रहा है? सबसे ज्यादा भारत में मक्का, मक्का मक्का भारत में, मक्का भारत में सबसे ज्यादा कहां पैदा हो रहा है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ही थी। तिलहन के बारे में जान लो। तिलहन एक प्रकार, तिलहन का नाम सुना तू ना? तिलहन सरसों सुना उनका? सरसों पता? पहले बताओ, सरसों रबी की फसल है खरीफ की फसल है? फिर फंस गए। गेहूं की साथी तो सरसों बोई जा, गेहूं के खेत में तो सरसों बोई जा, कॉमन सेंस लगाना पड़ा। रबी की फसल है। और तिलहन भी कैसी फसल है? रबी की फसल है। और ये जो तिलहन हो ना और सरसों, ए तिलहन और सरसों सब पैदा राजस्थान में पैदा हो रही, याद आएगी बात ये। उसके बाद सर्वाधिक मूंगफली कहां पैदा हो? मूंगफली, मूंगफली को हम गरीबों के बादाम कहते हैं। किसके बादाम? हमारे जैसे गरीबों के बादाम हम। पहले नंबर बताओ, सदा मूंगफली कहां पैदा होगी? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। पहले सोचो मूंगफली कैसी जमीन में पैदा हो? जहां रेत हो, और रेत कहां सी? राजस्थान। कॉमन सेंस। राजस्थान ने गुजरात में पैदा हो, गुजरात में मूंगफली। गुजरात में, जो गुजरात का उत्तरी हिस्सा ना वो राजस्थान के आसपास टच कर रहेगा। अच्छा नुजा सर, सूरजमुखी कहां प्रयोग हो? सूरजमुखी, सूरजमुखी। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। काम कर लो अपना, जाएगा कर्नाटक। अच्छा दालों के मामले में देख लो, सोयाबीन के मामले में सबसे ज्यादा सोयाबीन एमपी में पैदा होती है। सर्वप्रथम नारियल, नारियल वाला सवाल पूछा एक बार। नारियल पैदा हो रहा है तमिलनाडु के अंदर। कहां सी? तमिलनाडु, तमिलनाडु। गन्ने के बारे में समझ लो। गन्ना, पहली बात तो समझ लो, गन्ने का जन्म पूरी दुनिया में पहली बार भारत में ही हुआ। गेहूं, गन्ने का जन्म कहां हुआ? भारत में। गन्ना पैदा करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर। अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना कहां पैदा हो रहा है? ब्राजील में। सही बात है। जितना तुम्हारा घर है ना, इतना तुम्हारा घर, इतने बड़े बड़े गन्ने खेत हो। अब सोच लो तुम। नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ मुझे एक क्वेश्चन बताओ,
गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कहाँ हो रहा है? गन्ने का गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में, यूपी में। खाद्य क्षेत्र में गन्ना ही गन्ना पैदा हो। चीनी के बारे में बताओ, चीनी के बारे में, चीनी के बारे में बताओ। चीनी की सबसे ज्यादा चीनी भारत में कहाँ पैदा होती है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा यूपी, चौथा पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र। चाय के बारे में बात कर लो, चाय के बारे में। सबसे ज्यादा जो चाय है, चाय के लिए वर्षा चाहिए 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर, तापमान चाहिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, पूछ रहे हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन पूछ याद नहीं करने तुम्हें। मैं इस मतलब तुम्हें कॉमन कॉमन बता दूंगा। गेहूं के बारे में पढ़ना, चावल के बारे में पढ़ना, गन्ने के बारे में पढ़ना, बाजरे के बारे में पढ़ना। बाकी सब डिनाई कर सको। बात ये देखना कौन से राज्य में ज्यादा पैदा हो रहा है, बात खत्म। जूट कहां से ज्यादा पैदा हो? पश्चिम बंगाल में। ये तो लूसेंट का क्वेश्चन है। कहां से पैदा हो? अच्छा, कॉफी बताओ, कॉफी सबसे ज्यादा कॉफी कहां पैदा हो? कर्नाटक में, बाबा बुदनगिरी पहाड़ियों पर। सिकंदरी मुखी पहाड़ियां भी वहीं पर। कपास, सबसे ज्यादा कपास बताओ कहां पैदा हो रहा है? महाराष्ट्र आंसर, याद रखना बात। ठीक, अच्छा बताओ कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? काली लाल दोनों मिट्टी चाहिए, याद रखना। लाल मिट्टी में पैदा होगा। हाँ, ज्यादा यार मत बनना। अच्छा, सफेद सोना के नाम से किसे जाना था? पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं। सफेद सोना ऐसी कौन सी फसल है जिसे सफेद सोना के नाम से जाना था? पहला ऑप्शन दालें, दूसरा ऑप्शन गन्ना, तीसरा ऑप्शन चाय, चौथा ऑप्शन कपास। कपास रुई सफेद नहीं होती क्या यार? सफेद सोना नहीं आएगा वो। रबड़, सबसे ज्यादा रबड़ बताओ पूरी दुनिया में कहां पैदा हो रही है? हाँ, विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ पैदा हो रही थाईलैंड के अंदर। हाँ, कट जाने वाला, टिकट कटवाने वाला मैं यहाँ का। अच्छा, आजकल पता छवि ऐसी हो चुकी, जो थाईलैंड जा वाला उसका थाईलैंड जाना अच्छा नहीं माना जाता। तुम पता इस बात का? पता नहीं तुम्हें? मतलब आज जो बंदा थाईलैंड जा रहा है, इसके पास ठीक ठाक पैसा। पहले तो लोग टूरिज्म के लिए जाते थे वहां से, अब छवि इतनी बेकार हो चुकी, अभी थाईलैंड जाने वाले। थाईलैंड जाने वाले का मतलब उल्टा समझा था। हालत खराब हो चुकी मार्केट में। भारत के लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी। कहीं भी तुम यूट्यूब पर सर्च करके देख सको, थाईलैंड जाना अच्छा नहीं माना जाता। अब जा, लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। चुप हो जाओ, बात तो न करो। सबसे ज्यादा रबड़ भारत में कहां पैदा हो रही? पहला मेघालय, दूसरा असम, तीसरा ऑप्शन केरल, चौथा कर्नाटक। सही आंसर है केरल। केरल के अंदर सबसे ज्यादा रबड़ पैदा हो रही। तंबाकू के बारे में बात कर लो। भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे तंबाकू सबसे पहली बार, ये पता ही होगा तुम। सबसे ज्यादा तंबाकू पता कहां पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में? चीन, चाइना। भारत में कहां पैदा हो रहा है सबसे ज्यादा तंबाकू? भारत में। भारत, चीन भारत के अंदर आ गया। जम्मू कश्मीर में तंबाकू पैदा होगा? कुछ भी, वहां की मिट्टी भी उपयुक्त नहीं है उसके लिए। आंध्र प्रदेश से पैदा हो। नारियल, सबसे ज्यादा नारियल पता कहां पैदा हो रहा? पूरी दुनिया की बात कर रहा है मैं। इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया की राजधानी बताओ? जकार्ता। जकार्ता वहीं पड़ा, फटावा वाला द्वीप। भूकंप ऐसा आता रहा वहां से, पूरा इंडोनेशिया से हिलता रहा है। तो ये कौन सा क्षेत्र था? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के मैंने तुमको कुछ आंकड़े दिए, कुछ फसल बताई, ठीक, लेकिन मैं तुम्हें रबी और खरीफ की फसल के बारे में बता रहा हूँ।
इसके आंकड़े बार बार बच्चों को तंग कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कौन सी रबी की कौन सी खरीफ की। इसे समझ लो रबी खरीफ की फसल को। ये बीमारी आज ही काट लो। सुन लो, इसका मैं नोट्स भेज दूंगा, देखो मेरे पास नोट था उसका। अरे 2-3 साल पहले बनाया होगा कोई पेपर देने के लिए। सुनो, दो अपडेट करता रहूँ थोड़ा थोड़ा, पढ़ाने खातर अपडेट रहना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। सुन लो, बात ना करो। ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण किया गया। मैडम प्लीज चुप हो जाओ। एक तो रबी की फसल, एक को खरीफ की फसल, एक को जायद की फसल। रबी की फसल पता कौन सी हो? जो बोई जाएगी, जिसकी बुआई होगी अक्टूबर नवंबर में। नोट्स में लिखा हुआ, नोट्स में लगा के पीडीएफ ऐसे ही करके भेजे, बिल्कुल इसी क्रम से, एग्रीकल्चर वाला भी। ठीक, तो बुआई कब होगी इसकी? अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल की बात चल रही। रबी रैसर रबी, रैसर बस रबी है और क्या होगा? तुम सोच रहे हो ट्रिक बताऊंगा? रैसर रबी है और कुछ नहीं है। उसके बाद इसकी बुआई होगी अक्टूबर नवंबर में। कटाई पता कब होगी? मार्च अप्रैल में। अब इनका नाम लेने जा रहा हूं कुछ फसलों का। रबी की जो फसल है ना, उसके सहरा याद कर लो। गेहूं की खुद याद आ, जो खरीफ की फसल है ना खुद याद आ जाएगी। गेहूं का नाम सुना तुमने? वह रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर के आसपास ही बोया जाएगा गेहूं। ठीक, उसके बाद जौ या भी रस, सरसों, चना, पूछूंगा मैं भी, याद रखना बात। या मटर, आलू, गाजर, अलसी, राई, इतना नाम याद कर लिया ना तो काम हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, पहले नंबर बताओ। पहले गेहूं बताओ। गेहूं रबी की फसल है नहीं है? पहले तो रबी की फसल कब बोई जा, काट कब ली जा? कौन सी फसल की बात कर रहे? रबी की। ठीक, अपने जो नोट्स बनाओगे ना तुम, इसे देखकर खाली से इसके नीचे थोड़ी सी जगह और छोड़ देना। 1-2 फसल के नाम ही नहीं टेक करो लाकर, बार बार तुम्हारा नोट्स भी रिवीजन होता रहेगा। पता लग चुका? मटर बताओ कौन सी फसल है? चना, आलू, गाजर, अलसी, राई। एक सवाल और पूछता हूं तुमसे, बताओ खरीफ की फसल पता कब बोई जा? खरीफ की फसल बोई जा जून और जुलाई के महीने में। जून जुलाई के महीने में बोई जा रही। चावल, जैसे चावल मुंजी लगनी शुरू कर, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मुंजी लगानी शुरू हो। समझ में आई बात? या तो जब मुंजी लगानी स्टार्ट होगी हमारी कब? जून जुलाई के महीने में। तो बताओ रबी की फसल की बुआई कब हो? सॉरी, खरीफ की जून जुलाई के महीने में। अब काट कब ली जा? नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर या अक्टूबर के आसपास काट ली जा। याद रहेगी बात? या इसमें फसल आ गई धान की। खरीफ की फसल की बात चल रही है। धान खरीफ की फसल है। बाजरा, ये भी खरीफ की फसल है। अब जो देख लो, बाजरा अलग है, जो अलग है। इसलिए कह रहा है पेज को ना कम से कम 3-4 बार स्टडी कर लियो, एग्रीकल्चर परमानेंट के लिए पक्का हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद धान बताओ, धान कौन सी फसल है? खरीफ की। बाजरा, ये भी खरीफ की। कपास का नाम सुना तुम? थोड़ी पहले वो भी खरीफ की फसल है। खलील की नहीं, खरीफ की। खलील याद आ रहा है? लक्ष्मी बता दे खलील कौन? उसके बाद कपास हो गया, फिर जूट। जूट सबसे ज्यादा जूट कहाँ पैदा हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। जूट की रस्सियां बनाई जा, नारियल वाली जो रस्सियां हो, सही बात है। उसके बाद जो पायदान नहीं होता घरों पे, वो भी उसका बनाया जा। गन्ना, गन्ना भी जूट की खरीफ की फसल है। जूट की नहीं है, खरीफ की फसल है। मक्का, वो भी खरीफ की फसल है। उड़द, उड़द हो, उड़द हो, उड़द हो। आई डोंट लाइक दिस, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। मूंगफली, ये भी खरीफ की फसल है। तिलहन, यह भी खरीफ की फसल है। खरीफ की तिलहन। और सरसों, आ जाओ पहले नंबर पर सवाल पूछता हूं, जब रबी और खरीफ की फसलों पर सवाल। हाँ, मिक्स करके एक बार दोबारा फिर मैं रैंडमली पूछूंगा, बताना तुम। तू बता खरीफ की फसल कब बोई जा?
कब? तो काट कब ले जा? अच्छा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास काट ले जा। तो बता रबी की फसल कब बोई जा? अच्छा, कब काट ली जा? अच्छा, अब एक करके फसल के नाम पूछ रहा हूँ, बताना है रबी की फसल खरीफ की फसल। बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जा। बता सरसों कौन सी फसल है? फिर भूल गई तू, रबी की ही है। अच्छा, तो बताए चना कौन सी फसल है? तिलहन बताए लक्ष्मी, तिलहन खरीफ की। उदड़, जूट, खलील की, कपास। ए तू बता मटर, मटर खरीफ की। अब दो ही ऑप्शन है, क्या तो रबी होगा खरीफ होगा। मूंगफली बता। हाँ, तिलहन बता, तिलहन बता। मक्का, मक्का रबी की, खरीफ की, गरीब की। ए चुप हो जाओ। जायद की फसल, अब तो रबी की होगी थी, खरीफ की होगी थी, अब जायद की फसल देख लो। जायद की जो फसल हो ना, इसकी बुआई होगी मार्च अप्रैल के आसपास। मार्च अप्रैल, कटाई 2-3 महीने में पक जा फसल। या मार्च, 1 महीने में हालत होगा। अच्छा, कटाई हो उसकी जून मई के आसपास, मई जून के आसपास। याद रहेगी बात। कटाई कब होगी? मई जून के आसपास। बुआई कब होगी जायद की फसल होगी? बुआई कब होगी? बुआई होगी जायद की फसलों की बुआई होगी कब? मार्च अप्रैल के आसपास। ठीक, और कटाई कब होगी? मई जून के आसपास। 2 महीने मुश्किल से लग देनी सर। इसमें आती है तरबूज, जितनी प्लेज वाली है ना सारी सारी सब इसमें आ जाएगी। जितनी भी सैलेड वाली है ना, सलाद वाली, सब इसमें आ जाएगी। खरबूजा, ककड़ी, खीरा, सभी हरी सब्जियां। अब बोल तो क्या सभी हरी सब्जियां, दिमाग तो क्यों खराब कर रही। इसमें लगा वो स्टोर में से निकाल के लेगा उसे। ए चुप हो जाओ, ये पढ़ने पढ़ने खतर नहीं आ रहे हैं। धनिया दुनिया पूछ रही बैठ के, धनिया कब लगा। चलो सुनो, प्राथमिक क्षेत्र के आंकड़े देख लिए हमने, प्राइमरी सेक्टर के आंकड़े देख लिए, उससे रिलेटेड जितना डेप्थ हो सके चले गए हम। इतना पढ़ लो तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक, अब पढ़ लेना चाहिए। जो नोट्स होगा ना, इस नोट्स को लिख कर, सारा नोट्स को जब तक पेपर में घुस रहे होंगे ना, इन आंकड़ों पर नजर मारते रहिए। अच्छा ये आंकड़े दिए थे, ये आंकड़े दिए थे, समझ गए? ऐसा करोगे, लिख कर ना नोट्स को अच्छी तरह। समझ में आया? अब क्या करेंगे हम? अब उद्योग के बारे में समझेंगे, इंडस्ट्री से सवाल पूछ सको, बहुत बड़ा क्षेत्र। ठीक, थोड़ा सा ही सवाल है, बस 5-7-10 पॉइंट है। उसके बाद तृतीय का क्षेत्र सर्विस सेक्टर से सवाल पूछ सको, समझ में आई बात? या द्वितीय का क्षेत्र में कंपनी से रिलेटेड बातें आगे, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित चीजें आगे, जहाँ चीजों का विनिर्माण हो। वो दूसरा क्षेत्र जहाँ वस्तु बनाया जा, बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र हो सके। हमारे यहाँ बूम नहीं कर पाया, समस्या क्या है? समस्या हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है, हमारे यहाँ से कमी है इस चीज की। और दूसरे नंबर पर समझते हैं उद्योग सेकेंडरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को उठा रहे हैं। और सेकेंडरी सेक्टर को उठाने के बाद हम पहले नंबर पर पढ़ेंगे उद्योग। यहाँ लिख दिया मैंने उद्योग। उद्योग समझते हो? औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र। भाई औद्योगिक क्षेत्र को समझने के लिए पहले ही बात बताओ करें, भारत का जो जीडीपी है वो 100%। भारत का जीडीपी जब 100% है, 18% इसका योगदान होगा। इसका देखो कितना परसेंट है, 28%। इसका पता कितना? इसका भी देखेंगे, इसका 30% है भैया। कितना? 30%, 30% लिख देता हूं मैं। उद्योग का जो योगदान है ना भारत के जीडीपी में, भारत के जीडीपी में
उद्योग का योगदान, उद्योग का योगदान, योगदान कितना देखो उसका, कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, 30%, 30% के आसपास भारत के पास पैसा आ रहा है ना। अगर भारत 100 रुपए कमा रहा है ना, सुन लो 100 रुपए कमा रहा है ना भारत, तो 30 रुपए समझ जाओ इससे कमाए जा रहे हैं, 30 रुपए इससे कमाए जा रहे द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र से। याद रहेगी बात है, औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में बहुत चीज जाओगे, लेकिन मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र आओ, समझ गए। उसके बाद ध्यान से अच्छे तरीके से एक भी सवाल पूछा जाए, कारोबार सुगमता रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जिसे बोल रहा हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आया, इसका नु पूछा जाए भारत इसमें कौन से स्थान पर। मोबाइल फोन है तुम्हारे हाथ में, सर्च कर देखो भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बताओ भारत इसमें कौन से नंबर पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड बैंक की है, बताओ देखो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2023 में 22 में 63वें स्थान पर था, इनका स्थान पूछा था, पता करके बताओ किसका नहीं किसका। ठीक, कृषि क्षेत्र का योगदान 18%, इसका 30% और उसका 52%। वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया ना सर, 20 में बंद कर दिया था सर, लेकिन ये रिपोर्ट किसकी, वर्ल्ड बैंक की है, वर्ल्ड बैंक की। 63वें स्थान पर रखा गया भारत को, इसे मिलना कट दे दे। ठीक, नेक्स्ट औद्योगिक कृषि दर, औद्योगिक कृषि दर देख लो। पहले बताओ भारत कौन सी अर्थव्यवस्था, भारत एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक को समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक को मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत के अंदर दोनों ही चीज है, पूंजीवाद भी है भारत के अंदर और समाजवाद भी है भारत के अंदर। ठीक, अभी डिटेल नहीं कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा डिटेल कर सकता हूं, याद रहेगी बात है। चलो दूसरा पॉइंट, नोट्स के अंदर ना एक पुराने डाटा लिखे हुए काट देना, उद्योग मंत्री उसे काट देना। अब एक सवाल पूछा जाएगा तुमसे कि जो एमएसएमई है, मैं भी एक प्रकार का एमएसएमई हूँ, तुम्हें देखा मैंने एमएसएमई सर्टिफिकेट मैंने रखा, मैंने भेजा था मैंने। अब सवाल है एमएसएमई कितने प्रकार के हों और कौन कौन से एमएसएमई को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, यहाँ तक पक्का सवाल पूछेगा। 3 ही वर्ड लिख रहा हूँ, 3 ही लाइन, बहुत गौर तो समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। क्या नाम है, एम, क्योंकि एमएसएमई की परिभाषा बदल दी थी 2021 में आकर, एमएसएमई क्या नाम है, मीडियम, स्मॉल, उसके बाद माइक्रो एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है ना, कौन कौन से सूक्ष्म मांगे, कौन कौन से लघु मांगे, कौन कौन से मध्यम मांगे, ये पेपर में सवाल पूछा हुआ। ठीक, तो यहाँ जरूर पूछेगा सूक्ष्म उद्योग में कौन कौन से आएंगे, देख लो। सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म उद्योग का मतलब माइक्रो में, तो माइक्रो में देख लो कौन कौन से आएंगे, किसके उद्योगों में सूक्ष्म उद्योग क्या आएंगे। मान लो मैंने कंपनी खोल ली, क्या मेरा उद्योग सूक्ष्म कैटेगरी में आएगा। पहली बात तो कंपनी जब मैं खोलने जाऊंगा तो पहले उसमें मैं पैसे लगाऊंगा खुद, और जो पैसे लगाऊंगा ना मैं खुद, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, उसे कहते हैं हिंदी में निवेश। अब देखो मैं निवेश कितना करने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी खास बात है निवेश कितना करने जा रहा हूँ। अगर मैंने 1 करोड़ तक का निवेश कर रखा है, 1 करोड़ तक का निवेश, तो मेरा जो उद्योग होगा ना वो सूक्ष्म माइक्रो इंडस्ट्री में आगा। कौन सी इंडस्ट्री में, सूक्ष्म उद्योग। याद रखना बात है, पूछा हुआ 3 लाइन तो पर्सन पूछेगा। हाँ, अब मेरा जो टर्नओवर हो रहा है, पैसा जितना मैं कमा रहा, ये तो हमारा निवेश होगा। यहाँ से इसमें मैं निवेश लिखूंगा इधर, निवेश, और यहाँ लिखूंगा टर्नओवर, पैसे कितने कमाए, योग 5 करोड़ तक। कितने करोड़ तक, 5 करोड़ तक कमाए मैंने, लगाए तक अपनी कंपनी में मैंने कितने, 1 करोड़, कमाई कितने, टोटल 5 करोड़ का टर्नओवर है मेरा। तो समझ जाओ मैं, मेरा जो उद्योग होगा, मेरी कंपनी होगी, उसे हम माइक्रो इंडस्ट्री बोल लेंगे। सही बात है, माइक्रो इंडस्ट्री का मतलब सूक्ष्म उद्योग है मेरा। कौन सा उद्योग, अब
लघु उद्योग, लघु उद्योग। अब जब लघु उद्योग है ना, इसमें 10 करोड़ तक का निवेश चाहिए, 10 करोड़ तक। 10 करोड़ तक का निवेश, और 5 से लेकर 50 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए। 5 से लेकर 50 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए। ये एमएसएमई की परिभाषा में इसे बोल लो लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री। उसके बाद मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग। अब जो मध्यम उद्योग होगा इसे देख लो, 50 से लेकर कहां तक, 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का निवेश। 10 से लेकर 50 करोड़, 10 से 50 करोड़ तक, 10 से 50 करोड़ तक का क्या होना चाहिए निवेश। और टर्नओवर 50 से लेकर 250 करोड़ तक टर्नओवर। अब सुनने वाला हो रहा है मैं तुम्हें, मध्यम को क्या बोलेंगे, मीडियम इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री। ये परिभाषा एमएसएमई की। किस हम एमएसएमई अपने देश के अंदर हम किस चीज को हम एमएसएमई कहेंगे भाई, एमएसएमई होगा। इस एमएसएमई का मतलब, एम का मतलब क्या है, माइक्रो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो यही बात है को, अगर मैंने कोई कंपनी लगाई तो मैं इन मतलब कौन सी कैटेगरी में आऊंगा। क्या मैंने 1 करोड़ तक का निवेश कर रखा तो मैं सूक्ष्म की कैटेगरी में चला जाऊंगा। सूक्ष्म मतलब माइक्रो में। अगर मेरी कंपनी जो टर्नओवर कर रही, टर्नओवर 1 साल का 1 महीने का नहीं है, सही बात है, 1 साल में 5 करोड़ रुपए तक कमा रही मेरी कंपनी, तो इस कैटेगरी में रखा जाएगा मुझे। समझ, अरे ये 3 नंबर कोई सा डाटा पूछ सको, उठा के याद रखना बात है। ठीक, 10 करोड़ तक का निवेश कर रखा है मैंने, 10 करोड़ की कंपनी खोल ली और वह इतने तरह के इतने करोड़ तक का टर्नओवर कर रही, तो मुझे लघु उद्योग की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर लघु मतलब स्मॉल इंडस्ट्री में 10 से लेकर 50 करोड़ तक का निवेश कर रखा कंपनी के अंदर, 50 से लेकर 250 करोड़ तक का टर्नओवर कमाया जा रहा, तो ये समझो मध्यम उद्योग की कैटेगरी में रखा जाएगा मुझे। यस और नो? ठीक। अगर तुमसे पूछा जा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब आई, अगर पूछा जा राष्ट्रीय, अच्छा यहाँ चीज और लिख देना, इस टाइम पे हमारे उद्योग मंत्री कौन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट वाला लिख देना सर्च करोगे, नोट्स में मैंने पुराना लिख रखा है, लिख दोगे? ठीक। अभी हमारे उद्योग मंत्री कौन है, इसे छोड़ दो, ये बताओ राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब आई थी, क्योंकि हम दूसरा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, और दूसरा क्षेत्र को हम पता क्या कहते हैं, दूसरे क्षेत्र को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र। और जो विनिर्माण क्षेत्र हो ना, विनिर्माण क्षेत्र के अंदर हम एक नीति ले गए थे, तो वह पहली बार जो नीति आई वह आई थी कब, अब उसे देखते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति आई थी 2011 में। कब आई थी? ये सन पूछा था इसका, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 सन पूछा था। स्टार्टअप इंडिया दिवस कब मनाया जा, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, पहले बताओ कौन से सन में? 14, 15, 16, 17, 16 में स्टार्टअप इंडिया दिवस मनाया जा। 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप इंडिया दिवस मनाया 16 जनवरी को। तो स्टार्टअप इंडिया सारे फैल होंगे। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? 2016 में, और 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया दिवस मनाया जा। अपना स्टार्टअप खुद का खोल लो, नौकरी नागरी छोड़ दो, प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं रखा, सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा। मोदी ने खुद ही कहा था पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है ना, पकौड़ा तलो जाकर चुपचाप, छोड़ दो पीसीएस की तैयारी। मेक इन इंडिया, कौन सा? मेक इन इंडिया। ये बताओ मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब चला? ये चला 2016 के अंदर। कब चला? 2016 के अंदर। ठीक। अच्छा, एक हो महारत्न कंपनी, एक हो नवरत्न कंपनी, एक हो मिनी रत्न कंपनी। कौन सी हो महारत्न और कौन सी हो मिनी रत्न और कौन सी हो नवरत्न? बेचेल का नाम सुना? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, कौन सी है? अच्छा सारा काम छोड़ दो, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाले का नाम सुना? वह यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी, यूनिकॉर्न। कुछ दिनों बाद मिनी रत्न कंपनी बन जाएगी। अब तुम्हें नहीं पता मिनी रत्न क्या हो, महारत्न कौन सी हो, नवरत्न कौन सी हो। एक काम करो, ये होमवर्क ले लो, सर्च करके बताइए मुझे, तुम खुद तो कुछ करने के ही नहीं। उद्योग के बारे में तो नहीं याद रटाया होना चाहिए, इसे नोट करो उद्योग वाले।
दूसरा क्षेत्र भी खत्म हुआ। अब जो टर्सरी सेक्टर है ना, उससे संबंधित कुछ डेटा दे रहा हूँ, वो भी काम का बड़ा। टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीयक क्षेत्र। पहले ही बता दो, आज तुम मुझे कई बार कूद कूद को पूछा जा पेपर में, तृतीयक क्षेत्र के अंदर क्या क्या हो। हाँ, तृतीयक क्षेत्र को हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। टर्सरी सेक्टर पहले नंबर पर ये पता होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या आने वाला। ठीक, पहले नंबर पर इसके अंदर आने वाला, ध्यान से सुन लो, इसके अंदर क्या क्या आने वाला। भारत के जीडीपी में इसका योगदान देख लो पहले। भारत के जीडीपी में इसका योगदान, भारत के जीडीपी में इसका योगदान कितना, 52%। कितना बैठेगा, 42%, 50% से ज्यादा रहा तक। ये बहुत बड़ी बात है। विश्व की कुल सेवा में भारत का 4% योगदान है। अब सोच लो कितना, 4% योगदान 2021 के मुताबिक है। छोड़ दो इसे, एफडीआई बीमा क्षेत्र। हाँ, सवाल है तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या हुआ। जो तृतीयक क्षेत्र है ना, तृतीयक क्षेत्र इन टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आगा, ये सवाल पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से, और पूछा भी जाना चाहिए पहले नंबर पर, क्योंकि पूछा जाए ऐसे पीछे से सवाल पूछे हुए। अब कैसे सवाल पूछा हुआ जा सके, ये सवाल पूछा जा सके क्या क्या होगा। पहले होटल और ये पर्यटन यात्री आ रहे सारे के सारे, ये सेवाएं तो देने आ रहे, ये सर्विस सेक्टर तो एक प्रकार का। तो ये एक तो होटल होगा, होटल सेवाएं तो देखो, होटल प्लस पर्यटन यात्री, पर्यटन यात्री, ये सारा सर्विस सेक्टर में हो। यहाँ तो जितने भी सरकार पैसा कमाओ वो सारा सर्विस सेक्टर में हो। और बताओ इसमें क्या क्या, परिवहन भी इसमें हो, परिवहन। और बताओ क्या क्या तृतीयक क्षेत्र में, संचार सेवाएं, अंतरिक्ष व्यापार, अंतरिक्ष व्यापार। और बताओ क्या क्या रहा इसमें, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट क्या हो, रियल एस्टेट पता, बिल्डिंग पुल मकान सब है ना, बिल्डर्स जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, भंडारण, स्टोरेज, ये भी इसमें ही आएगा। और बताओ उसमें क्या क्या होगा, संचार भी आएगा, संचार से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मोबाइल फोन, टावर, टीवी, लैपटॉप, फलाना ढिमका सब इसमें। और बताओ, अब यहां तो कुछ इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, नोट किस में, हाँ शिक्षा ले ले, शिक्षा लिखते शैक्षणिक संस्थान, याद रही ये बात है। अब सवाल भी पूछेगा तुमसे, इससे संबंधित 2-3 योजनाओं का नाम बता रहा हूं तुम्हें, इतना पढ़ लो बस, दैट्स सफिशिएंट है बस। उड़ान योजना, सबसे पहली बार तो पूछा पर्यटन नीति कब आई, हाँ पर्यटन नीति, हाँ पर्यटन नीति आई थी 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। कब आई थी, 2002 में। एक सवाल पूछा था तुमसे, जो उड़ान योजना, उड़ान योजना जिसमें कहा था मोदी जी ने हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, नारा दिया था, उड़े देश का आम नागरिक। वह बात अलग, वह बात अलग। टिकटॉक किराया इतना महंगा हो चुका, क्यों अमीर आदमी ही पहुंचता बाहर होगा, वो ट्रेन का सफर कर रहा है। उड़ान योजना 2016। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन, ये 2023 में शुरू करा, पूछा जा सके उसके बारे में। चौथे नंबर का एक पॉइंट, ये सारा सर्विस सेक्टर से संबंधित है। 100 स्मार्ट सिटी घोषित, ये तो बहुत फेमस होगा, 100 स्मार्ट सिटी घोषित करे थे, स्मार्ट सिटी कब घोषित करे थे बताओ, 2015 में। अब ये स्वदेश दर्शन वाला पूछा जा सकता, इसमें तो किसी भी योजना का सन पूछ लो। डिजिटल इंडिया मिशन बताओ, डिजिटल इंडिया मिशन 5वें नंबर, डिजिटल इंडिया मिशन 2015
इसलिए तो सन लिखवा रहा हूं, भूल जाओगे। डिजिटल संचार नीति, डिजिटल संचार नीति 2018। अगर ये पूछो तुमसे, भारत के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कौन से राज्य में आ रहा है? कर्नाटक। आ कहां तरह? सिंगापुर। मैं यूं पूछ रहा है, इस वाले क्षेत्र में एफडीआई ज्यादा आ रहा है, इस वाले क्षेत्र में आ रहा है या इस वाले क्षेत्र में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के लोग जब यहाँ आकर अपनी कंपनियां लगा रहे हैं ना, वे ऐसी कंपनी लगा रहे हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रही है, ऐसी कंपनी लगा जो द्वितीयक क्षेत्र में काम कर रही है। ये लगा रहे टावर, टीवी, फोन, मोबाइल, ये सैटेलाइट वाले काम कर रहे हैं, और इन दोनों लोगों को रोजगार कम मिला तृतीयक क्षेत्र में। तो जो एफडीआई वाले आ रहा है ना, एफडीआई कौन से सेक्टर में आ रहा है? टर्सरी सेक्टर में आ रहा है। कौन से वो? एफडीआई का सबसे अधिक योगदान, सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में। अभी हम यहीं तक रोक रहे, इसके बाद वाली क्लास में पता क्या करेंगे, कुछ खास महत्वपूर्ण सारे के सारे देखेंगे पुरस्कार, फिर देखेंगे खास खास महत्वपूर्ण इंडेक्स, और सम्मान भी देखेंगे कौन कौन से। याद रहेगी बात है अगले वाली क्लास में।